नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेजेपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। निकाय चुनाव के लिए जेजेपी ने उतारे प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशियों के नाम किए गए हैं घोषित। अजय चौटाला ने किए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। चेयरमैन पद के लिए 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। उचवाना नगर पालिका में अनिल शर्मा होंगे उम्मीदवार। घरौंडा नगर पालिका में विनोद पाल को प्रत्याशी बनाया गया। चीका नगर पालिका में रेखा रानी प्रत्याशी होंगी। शाहाबाद नगर पालिका में गुलशन क्योवात्रा चुनावी मैदान में होंगी। इसी के साथ जींद की अगर बात करते हैं तो नगर परिषद में रजनी अरोड़ा चुनाव लड़ेंगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद में कविता राठी होंगी प्रत्याशी। भिवानी नगर परिषद में क्षमा मान होंगे जेजेपी के प्रत्याशी। नारनौल नगर परिषद में कमलेश सैनी होंगी उम्मीदवार। बाकी उम्मीदवारों के नाम भी जल्द से जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जेजेपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। जींद नगर परिषद में रजनी अरोड़ा लड़ेंगी चुनाव। बहादुरगढ़ नगर परिषद में कविता राठी होंगी प्रत्याशी। भिवानी नगर परिषद में क्षमा मान होंगे प्रत्याशी। नारनौल से भी उम्मीदवार उतार दिया गया है। जेजेपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। जींद नगर परिषद से रजनी अरोड़ा चुनाव मैदान में है। बहादुरगढ़ नगर परिषद में कविता राठी। भिवानी नगर परिषद में क्षमा मान होंगे जेजेपी के प्रत्याशी। तो जेजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जींद नगर परिषद में रजनी अरोड़ा चुनाव लड़ेंगी। नारनौल नगर परिषद से भी प्रत्याशी की घोषणा की गई है। जेजेपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। जेजेपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। जींद नगर परिषद में रजनी अरोड़ा लड़ेंगी चुनाव। बहादुरगढ़ नगर परिषद में कविता राठी होंगी प्रत्याशी। भिवानी नगर परिषद में क्षमा मान होंगे जेजेपी के प्रत्याशी। नारनौल से भी प्रत्याशी के उम्मीदवार की घोषणा हुई है। जींद नगर परिषद में रजनी अरोड़ा लड़ेंगी चुनाव। बहादुरगढ़ नगर परिषद से कविता राठी। नारनौल नगर परिषद से कमलेश सैनी। कृष्णलाल पवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। कृष्णलाल पवार के नामांकन के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और अजय माकन ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। सीएम ने कहा कि देखना होगा कि क्या व्यवस्था बनती है। अगर और भी नामांकन आते हैं तो 10 तारीख को मतदान की स्थिति होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि 31 बीजेपी उम्मीदवार को जीत के लिए 31 विधायक चाहिए। राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री किशन पवार जी का फार्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है। 10 तारीख को वोटिंग होगी। चर्चा ये है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ रहा है। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। है भारतीय जनता पार्टी के पास उससे अधिक वोट हैं जितने कृष्णलाल पवार जी को चाहिए, तो विजय सुनिश्चित है और आज सबने मिलकर उनका फार्म जो है अभी जमा कराया है। सर, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ रहे हैं, फिर चुनाव की भी नौबत आएगी, निर्दलीय को समर्थन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी?
कि एक बार आने दो मैदान में, अभी तो कोई फार्म आया नहीं है। जब फार्म आएगा, कोई अप्रोच करेगा तो फिर उस विषय पर विचार करेंगे। विधानसभा में हम साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और केंद्र में सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही मजबूत पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसलिए मैं केंद्र सरकार के संगठन का, हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं नमन करता हूं। 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर आसंद विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1996 में आसंद विधानसभा से एएसपी की टिकट पर लड़े। 2005 में आईएनएलडी में शामिल हुए और आसंद से चुनाव लड़े। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें चुनाव में हराया। 2009 में इसराना सीट से चुनाव लड़ा। स्वतंत्र उम्मीदवार को हराकर विधानसभा के लिए चुनाव चुने गए। राज्यसभा चुनाव के लिए कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। आपको बताते चले, नामांकन दाखिल करने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उनके निर्दलीय विधायकों और इसी के साथ जेजेपी का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है और वो सभी से अपने समर्थन की अपील करते हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जीत के लिए जरूरी वोटों के आंकड़े को वो जरूर पाएंगे। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने भी बयान दिया और कहा कि कार्तिकेय शर्मा जीत के विश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। उन्हें कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हरियाणा का नहीं है और वो हरियाणा के मुद्दों को राज्यसभा में उठा नहीं पाएंगे। इसलिए कार्तिकेय को चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया गया है। मैं ऐसी कोई सबसे बात करेंगे, सबको अपील करेंगे कि हमें वोट दें, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का औचित्य ये होता है कि सब लोग हमें वोट करें और हम आगे से वोट चाहिए सर। जी, आंकड़ा कितना होगा सर? हर चुनाव में जीत के लिए एक आंकड़ा चाहिए होता है और वो आंकड़ा तो अचीव करना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव किसी और चुनाव से फर्क नहीं है, तो उम्मीद करेंगे कि लोग हमें वोट करेंगे। एक बार इधर भी देखना सर। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जेजेपी ने यहां पर समर्थन दिया है आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को। जी आपको बताते चले, यहां पर अभय चौटाला ने साफ तौर पर कहा है कि वो कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। अजय चौटाला ने कहा, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने सिरसा में चौटाला हाउस में कार्तिक शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। डॉक्टर अजय चौटाला ने यह भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भाजपा के बचे हुए वोट भी कार्तिक शर्मा को अपना समर्थन देंगे। वहीं अजय चौटाला ने हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा के बाद पहलकदमी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करी है। और हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए इन्हीं खबरों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। रवि, मैं आपका रुख करूंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के नामांकन भर दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो देखने वाली होगी, जिस तरीके से सभी अपने जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब ये एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो चुका है, ऐसे में काफी दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से आगामी 10 जून को जब ये चुनाव होंगे तो क्या कुछ नतीजे जो है वो निकलकर सामने आते हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है कृष्ण लाल पवार, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद से ये चुनाव जो है काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। ऐसे में जिस तरीके से
सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरीके से लड़ाई थी, तो एक कांग्रेस का प्रत्याशी था और एक बीजेपी के प्रत्याशी थे। तो निश्चित तौर पर एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का राज्यसभा मेंबर जो है वो बनने वाले थे, लेकिन अब जो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं वो किस ओर जो है वो वोट डालते हैं। हालांकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो 31 का आंकड़ा है, 31 का आंकड़ा जो है वो कृष्णलाल पवार जो है वो आसानी से छू लेंगे, लेकिन जो बाकी के 9 विधायक हैं बीजेपी के, वो अपना वोट जो है किस ओर डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रवि, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा को जेजेपी का समर्थन मिला है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है गठबंधन की सरकार रही है, गठबंधन में कोई भी चीज जो होती है वो बिना किसी विचार विमर्श के नहीं आगे बढ़ती। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी की सबका विचार हो सकता है। जिस तरीके से बीजेपी जो है, बीजेपी के बाकी 9 विधायक जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार को पक्ष में जो वोट डालेंगे, और साथ ही साथ जेजेपी के जो 10 विधायक है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जो वोट डालेंगे। तो ऐसे में क्या नतीजे जो है वो निकलकर सामने आएंगे। और साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवारों में जिस तरीके से अगर हम बात करें बलराज कुंडू की, तो उन्होंने हाल ही में एक अभी रिसेंटली बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो है उन्होंने किसी को भी अपना वोट जो है वो उसको देने का समर्थन नहीं दिया है। तो दिलचस्प रहेगा कि अभी हालांकि पूरे 9 दिन शेष हैं, इन 9 दिनों के अंदर क्या कुछ समीकरण बनते हैं, क्या कुछ समीकरण बिगड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो है वो लगातार बनी हुई है। इस चीज को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई जो है वो किस ओर अपना वोट, कीमती वोट जो है वो डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस और निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा के बीच में जो है वो कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल रवि, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, ये कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है, और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन ने जिस तरीके से नामांकन भरा, ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर जीत का दावा किया है। तो किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं? देखिए सृष्टि, जिस तरीके से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से 31 जो वोट है वो एक किसी भी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए होते हैं। हालांकि 31 जो है वो फर्स्ट, यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट को 31 और उसके बाद 30 का यदि आंकड़ा भी रहता है, उसके बाद 29 और 30, यानी कि 29 किसी एक दल के पास आएंगे और 30 वोट जो है वो किसी दूसरे दल के पास आएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार निर्दलीय विधायकों में से अभय चौटाला और बलराज कुंडू, इनका वोट जो है वो किस ओर जाता है, तो साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई का वोट जो है वो किस ओर जाता है। यदि कुलदीप बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को ही वोट डालते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की जीत होगी। लेकिन यदि कोई उलटफेर होता है और कांग्रेस से कोई विधायक, कुलदीप बिश्नोई के अलावा कोई और विधायक जो है वो कांग्रेस से जो जिस तरीके से जो खबरें आ रही है कि बाहरी विधायक है, बाहरी उम्मीदवार को जो है वो इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, राज्यसभा चुनावों में उम्मीदवार खड़ा किया गया है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं। अगर हम कैप्टन यादव की बात करें तो उनकी तरफ से भी बयान आया था कि असली हकदार जो थे इस राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के लिए वो थी कुमारी शैलजा। लेकिन कुमारी शैलजा को जो है इस बार कांग्रेस ने जो है वो टिकट नहीं दी। लेकिन बाहरी, यानी बाहरी कहने का मतलब कि दिल्ली से जो है अजय माकन को जो है वो हरियाणा में जबरन जो है वो थोपा जा रहा है। किस तरीके से क्या समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि चंदेल, ये त्रिकोणीय मुकाबला जो बना है यहाँ पर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार यहाँ पर किससे विजय प्राप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हम आपसे फिर से जानकारी लेंगे। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के लिए सभी ने अपना नामांकन भर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस पर भरोसा जताया जाता है और किससे विजय प्राप्त होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश में आज काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी कार्तिकेय शर्मा के साथ मौजूद रहे। इसी को लेकर के रणजीत सिंह चौटाला ने हर खबर संवाददाता रवि चंदेल से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। कार्तिक शर्मा के साथ नामांकन भरवाने सूबे के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी आए। सर, किस तरीके से देखते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिक शर्मा ने नामांकन भरा है, आप खुद उनका नामांकन भरवाने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी का रिक्वायर्ड नंबर उनके पास है, उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा करा, इसके बाद उनके वोट भी कुछ फेर हैं और हम इंडिपेंडेंट 7 मेंबर हैं। हम चाह रहे थे कि ऐसा आदमी जो हरियाणा के इंटरेस्ट की बात करे। अब एक माखन है, कहीं बाहर का कैंडिडेट आ गया जिसका हरियाणा से लेना देना नहीं। ऐसे ही राजस्थान में कर दिया, राजस्थान में तीनों कैंडिडेट बाहर के हैं,
एक उत्तर प्रदेश से भेज दिया, एक महाराष्ट्र से भेज दिया, एक हरियाणा से भेज दिया। मैं कांग्रेस की समझ पे मुझे हैरानी है कि हरियाणा के कैंडिडेट को यहाँ क्यों नहीं भेजा। अगर हरियाणा का कैंडिडेट यहाँ होता तो 5 वोट आती। तब जो जैसे खेल रहे हैं वही खेल उनके साथ होगा, हम साथों साथ देंगे। मैं ये कह रहा हूँ हमारा कैंडिडेट जीतेगा। सर, कार्तिक शर्मा का नाम ही कैसे आया? जिस तरीके से बहुत सारे अन्य नेता भी सूबे के अंदर जो है मौजूद है, कार्तिक शर्मा का नाम ही कैसे जो है उस पर फाइनल मुहर लगी? इनके फादर पंजाब में भी राजनीति करी है, उन्होंने हरियाणा में करी है। इनका एक बड़ा पॉलिटिकली लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और ठीक आदमी है। पहले हरियाणा में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल पहले सरकार में रहे हैं और इनका हरियाणा से बहुत लेना देना रहा है। तो हम बाहर के कैंडिडेट को क्यों वोट दें? सर, अब मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस है, बीजेपी है और निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़ों को किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार छू पाएंगे? बिकॉज 31 पहले भी आंकड़े आए ना, पहले जब वो हुए थे चंद्रा बने थे और कांग्रेस का उम्मीदवार आ गया, वही अब होगा। कांग्रेस हारेगी बहुत कम वोटों से, मतलब बहुत ज्यादा वोटों से हारेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेगा। कांग्रेस का जो मनमुटाव है, भीतरी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मनमुटाव चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई जो है पहले ही बीजेपी नेताओं के साथ जो है वो ट्विटर पर अपने फोटोएं शेयर कर चुके हैं और आज भी वो नामांकन भरने बहुत सारी बैठकें हुई तब भी वो मौजूद नहीं थे। हम अपनी लाइन बड़ी करेंगे, हम किसी की छोटी करें। मैंने उनका मनमुटाव क्या है, वो इकट्ठे खाना खाते हैं कि अलग खाते हैं, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। हमारे एक हमारा जो कैंडिडेट है उसे उसके लिए कंपेन करें, उसे जिताएं और 100% कह रहा हूं हमारा कैंडिडेट जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने दावा किया कि उनके निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा जो हैं वो इन राज्यसभा के चुनावों में जीत हासिल करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन खेरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रत्याशियों की लिस्ट पर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ अजय यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए देश के 10 राज्यों से कांग्रेस के कर्मठ और निष्ठावान नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन हरियाणा में निष्ठावान नेता कुमारी शैलजा को इस दौड़ से बाहर रखा गया। कैप्टन अजय सिंह ने ट्वीट करके अपना रोष जताते हुए कहा कि निष्ठावान होने के नाते उनका नाम रखा जाना चाहिए था। वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि हम अजय माकन का समर्थन करते हैं और उनके लिए मेरा बेटा चिरंजीव राव भी वोट मांगेगा। उन्होंने कहा कि निश्चित ही अजय माकन जीत करके राज्यसभा पहुंचेंगे। कल हमने देश के सभी ओबीसी जो चेयरमैन हैं उनकी दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी और जो भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट सेंसस जो 2011 में मोदी जी ने जिसका उन्होंने सर्वे किया था, एक तो हम चाहते हैं उसको उजागर करें और 2021 के अंदर नया सेंसस होना था। तो और नया सेंसस नहीं होने की वजह से हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षण था, पंचायती राज का डाटा नहीं था, इसलिए यहाँ पर आरक्षण समाप्त कर दिया। मध्य प्रदेश ने स्पेशल जो है ओबीसी का सेंसस कराया। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में जींद नगर परिषद से चेयरमैन पद की उम्मीदवार पुष्पा गोयल ने जींद की हालात को लेकर के बयान दिया। पुष्पा गोयल ने कहा कि जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है और प्रदेश की राजनीति का गढ़ माना जाता है, लेकिन विकास के नाम पर जींद सबसे पिछड़ा हुआ है। जींद में नगर निकाय के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 19 को वोटिंग होगी और 22 को नतीजे आएंगे। हालांकि जींद शहर की बात की जाए तो 1,20,000 के आसपास वोटर हैं, वो फैसला करेंगे जींद की जनता किसके सर पर अपना ताज सजाती है। और देखिए अभी जो है पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किस पार्टी ने किसी को अभी तक टिकट जो है किसको दी है, अभी ये जो है ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। और समाज सेवी पुष्पा गोयल हमारे साथ है। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? जो है अभी 19 तारीख का वोटिंग है और 22 को नतीजे आएंगे, लेकिन अभी जो पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। धन्यवाद आपका। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गोयल परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष देखा है। संघर्ष और ईमानदारी के बल पर ही मेरे परिवार ने शहर में अपनी पहचान बनाई है। मेरे देवर डॉक्टर राजकुमार गोयल को मैंने जींद की विकास की लड़ाई को लड़ते हुए देखा है। अगर ये सीट महिला रिजर्व सीट ना होती तो मेरे देवर ही चुनाव मैदान में आते। अगर जींद की जनता हमें मौका देती है तो हम ये दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है।
अच्छी बात की जाए मैडम, जैसे जीर्ण समस्याओं का अंबार कहा जाता है, पानी की व्यवस्था की बात की जाए या फिर सीवरेज व्यवस्था की बात की जाए तो सीवरेज व्यवस्था ठप है, पीने के पानी की सुविधा जो है लोगों को मुहैया नहीं करवाई गई है। बेवानी रोड की बात की जाए, कभी बारिश हो जाती है तो नदियों जो सड़कें हैं वो नदियाँ और रुकावट रहती हैं। ये हालत तो आप भिवानी रोड का पूरे जींद शहर के अंदर ही देख लीजिए, 2 बूंद आते ही पूरा जींद जलमग्न हो जाता है। पीने के पानी की, साफ पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था जींद के अंदर नहीं है। अगर हमें मौका मिला तो ये कार्य हम सब करके दिखाएंगे। हमारा काम करने का तरीका, हम 4S के तहत काम करेंगे। उसके अंदर सड़कें, सफाई, सौंदर्यीकरण और सीवर व्यवस्था। सड़कों के अंतर्गत हम चाहेंगे कि हमारे जींद शहर की सभी सड़कें और गलियां पक्की हो, उन पर कोई गड्ढे ना हो, कहीं पानी खड़ा ना दिखाई दे। सौंदर्यीकरण के तहत हमारा मकसद होगा कि अच्छे डिवाइडर हो, डिवाइडरों पर पौधे लगे हुए हो, लाइट व्यवस्था अच्छी हो, शहर के अंदर भी कहीं भी कूड़ा ना दिखाई दे। बादली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिजली के लटकते तार खतरा बने हुए हैं। दलित बस्ती में लटक रहे हैं बिजली के तार, हादसों को न्योता दे रही है बिजली के तार लटकने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। लटकते तारों से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार ग्रामीणों ने गुहार लगाई है लेकिन आज तक उनकी किसी ने नहीं सुनी है। तो ये बिजली के तार जो लटक रहे हैं वो किसी भी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। हादसे को न्योता देते ये तार आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। बिजली के लटकते तार खतरा बन चुके हैं। कई बार कंप्लेन की जा चुकी है लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है और ना इस समस्या का हल निकला है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।